हमास की ओर से किस तरीके से हमले किए गए उसका इजराइल लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन इन सबके बीच में मीडिया रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच में दावा यह किया गया कि 100 नागरिक इजराइल के अगवा किए गए हैं। अगवा हुए लोगों में सैनिक भी शामिल है इजराइल के। देखिए, कल ही ये खबरें आ रही थी कि टॉप कमांडर्स जो है वो इजराइल के, उन्हें अगवा किया जा रहा है। अब जानकारी मिल पा रही है कि लगातार जो है अब इजराइल के 100 नागरिक अगवा हुए हैं। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अगवा हुए लोगों में कई सैनिक शामिल हैं, जिससे इजराइल की क्या चिंताएं बढ़ेंगी। गाजा में छुपा कर रखे गए हैं अगवा हुए लोग, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और डर है कि इन लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ह्यूमन शील्ड का मतलब इन्हें आगे रखा जा सकता है, पीछे हमास के लोग खड़े होंगे और ऐसा करने पर इजराइल चाहकर भी ऐसा हमला नहीं कर पाएगा। और हमास के हमले से पूरे इजराइल में लोगों का खून खौल उठा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी फुल प्रूफ रणनीति बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्ण युद्ध का ऐलान भी कर दिया है और गाजा में रहने वाले 20 लाख लोगों को कहीं और चले जाने की चेतावनी लगातार दी जा रही है, क्योंकि इजराइल अब हमास के आखिरी आतंकी को भी खत्म करने का प्लान बना चुका है। נקד בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ कर दिया है पूर्ण युद्ध का ऐलान। हमला होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 बार बयान जारी किए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान शनिवार को हमले के फौरन बाद आया, जब उन्होंने कहा कि इजराइल अब युद्ध में है और इजराइल की आर्मी ने ऑपरेशन आयरन सॉर्ड शुरू कर दिया है। तब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के आतंकियों से बदला लिया जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में दिया है। शनिवार को शाम के वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और हमास के खिलाफ संपूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया। מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राष्ट्र के नाम एक नया संबोधन करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अब इजराइल की जनता को एक पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान मेज को ठोंकते हुए बहुत गुस्से में नजर आए और उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब इजराइल मानवाधिकार हनन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमला उस पर हुआ है। इजराइल की सेना, इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया है कि अब एक बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। और इस युद्ध में अगर कोई गाजा पट्टी के अंदर मरता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमास की है। अगर कोई इजराइल के अंदर मरता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमास की है, क्योंकि ये हमास है जिसने इस क्रूर युद्ध की शुरुआत की है। युद्ध के दौरान ही तेल अवीव के खुले अंधेरे आसमान के नीचे इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने एक्स यानी ट्विटर पर एक 11 मिनट का बयान जारी किया, जिसमें इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की पूरी डिटेल दी है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी इजराइल के इलाकों में हर घर के अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कहीं कोई आतंकवादी छिपा तो नहीं हुआ है। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल के कई घरों पर कब्जा करके लोगों को कैद कर लिया है। Door to door, house to house, in search of Israeli civilians, executed in cold blood Israeli civilians in their homes, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. And in terms of the civilians, I'm talking women, children, elderly, disabled,
that were dragged into Gaza by the terrorists from the Gaza Strip. As we're speaking, the situation in Israel is still not fully under control. There's still fighting ongoing in southern Israel. There are still Hamas terrorists inside Israel, and Israeli special forces and IDF troops are fighting, going house to house and making sure that each and every community is clear. और यही बात इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कही है कि इजरायल का मुकाबला बेहद क्रूर हमास से होने जा रहा है, जिसने बिस्तर पर महिलाओं और बच्चों को मारा है और लड़कियों को कैद किया है। ये कहते हुए बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास को बहुत तगड़ी चेतावनी दी है। כה של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि अब कई हफ्तों तक इजरायल के लोगों को यह युद्ध झेलना पड़ सकता है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को यह समझाने की कोशिश की है कि अब कई हफ्तों तक तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये पूर्ण युद्ध होगा तो हमला सिर्फ गाजा पर नहीं होगा, बल्कि यह हमला इजरायल को भी झेलना पड़ेगा। और ये शुरू भी हो चुका है, क्योंकि इजरायल के अस्पताल पर हमला हुआ है। Now had a direct hit from a missile in the hospital. We are just now trying to evaluate the damages that are being caused to the hospital. This has been a very, very difficult day and an even more difficult night. दरअसल इजरायल ने भी फिलिस्तीन के अंदर उन अस्पतालों पर हमला किया था जहां उसे ये जानकारी मिली कि झड़प में घायल हुए हमास के आतंकियों को भर्ती किया गया है। इजरायल के अखबारों ने दावा किया था कि हमास के उन घायल लड़ाकों को भी मार दिया गया है जो झड़प में घायल होने के बाद इलाज करवा रहे थे। इजरायल के इसी हमले के बाद में फिलिस्तीन और हमास के आतंकियों ने भी इजरायल के अस्पताल पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी बात हुई है और उनके पास अब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. इसके अलावा इजरायल ने एकजुटता दिखाते हुए एक आपातकालीन एकता सरकार बनाई है। इस सरकार में इजरायल ने विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया है। इजरायल के सबसे बड़े विपक्षी नेता लैपिड भी इस सरकार में शामिल हो गए हैं। इजरायल के विपक्षी नेता लैपिड ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि यह युद्ध अब कई मोर्चों पर छिड़ सकता है। इस पर बेन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया है कि दुश्मन पर हमला इतना बड़ा और जोरदार होगा कि दूसरा दुश्मन इजरायल के खिलाफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इजरायल गाजा पर दोबारा अधिकार करेगा, क्योंकि 2005 तक गाजा पर भी इजरायल का ही कंट्रोल था। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें आपको साफ नजर आएगा कि इजरायल के समुद्री किनारे पर एक बहुत छोटा सा इलाका नजर आता है जिसको गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। यहीं पर हमास की सरकार भी है और यहीं पर 2005 तक इजरायल का ही कंट्रोल था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजरायल दोबारा यहां पर अपना कंट्रोल करेगा, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अब गाजा के इलाके में रह रहे लोग फिलहाल चले जाएं, क्योंकि युद्ध बहुत भीषण होने जा रहा है। אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו.
כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בשערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום. अगर देखा जाए तो बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐसा बयान देकर गाजा पट्टी के अंदर रह रहे 20 लाख लोगों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर इजरायल गाजा पट्टी में भारी हथियारों के साथ हमला करता है तो गाजा पट्टी के लोगों को या तो वहां से भागना पड़ेगा या पलायन करना पड़ेगा या फिर उनको लड़ना पड़ेगा और इजरायल का हमला झेलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत भीषण होने जा रहा है और उसके कारण भी है। Community has done nothing to stop an occupation that has become the longest in modern history. 56 years of occupation, 75 years of ethnic cleansing, and the world community has been silent about this. I see on your screen that Britain is saying that Israel has the right to defend itself. Well, fine. What about the right of Palestinians to defend themselves? We are the ones who are under occupation. We are the ones who are under siege. We are the ones who are कुल मिलाकर अब दुनिया को आगे आकर इस युद्ध को रोकना होगा, क्योंकि इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र ने इस पर आगे आकर फौरन शांति प्रक्रिया शुरू नहीं की तो न सिर्फ लाखों लोगों का पलायन होगा बल्कि हजारों लोग मारे भी जाएंगे। और हमास ने इजराइल पर कई तरह से हमले किए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमास ने अपने सुरंग युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। हमास के इसी टनल वॉर पर अब इजराइल सबसे घातक हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हमास की कमर टूटने लगी है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जब हमला किया जा रहा है हमास की ओर से इजराइल पर, लेकिन टनल का यानी कि सुरंग का भी इस्तेमाल किया गया हमास की ओर से इजराइल को घेरने के लिए।